Hello everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Megha Kulshresth, or we are going to start a new chapter, that is cell cycle and cell division. So in this chapter today we will discuss about cell cycle and mitosis. तो ये जो दो टॉपिक हैं वो आज हम पढ़ेंगे. Meiosis we will cover in the next video. So let's start this topic. So we know that every human being starts its life from one cell. हमारी सबकी लाइफ एक सेल से स्टार्ट हुई है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. ठीक है, तो ये जाइगोट डिवाइड किया होगा, इसने दो सेल बनाए होंगे, फिर 2 से 4 बने होंगे, 4 से 8 बने होंगे एंड सो ऑन. लाइक दिस आवर होल बॉडी इज मेड एंड वी हैव नाउ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, राइट. तो एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी एंड सो ऑन. तो इस सेल में जब ये डिवाइड हुई तो इस सेल में क्या क्या चेंजेस हुए, यानी कि इस सेल की साइकिल क्या है, इसमें जब ये डिवीजन कर रही है तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये ग्रोथ, इसमें ग्रोथ होगी. फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये जो है डुप्लीकेट होगा. वी कैन से दैट जीनोम डुप्लीकेट होगा, राइट. इसका जो जीनोम है वो डुप्लीकेट होगा, क्योंकि भाई हमें 2 सेल में वो जीनोम भेजना है. तो 2 सेल में कैसे जाएगा, पहले वो डुप्लीकेट होगा, अपनी कॉपी बनाएगा सेम टू सेम, तभी तो हम उसे 2 सेल में भेज सकते हैं. तो ग्रोथ होगी, जीनोम डुप्लीकेट होगा, और इसके जो अदर इसमें और चीजें जो है जैसे इसके ऑर्गेनेल्स हैं, दे आल्सो मींस दे आल्सो मेक देयर ओन कॉपी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना. ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होंगे, मींस वी कैन से सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी बनेंगे. यानी कि एक सेल से 2 सेल बन रही है तो उस सेल में क्या क्या चेंजेस हो रही है उसे हम बोलते हैं सेल साइकिल. क्या बोलते हैं, सेल साइकिल. सो हियर इज द डेफिनेशन, द सीक्वेंस. भाई ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंस में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले डीएनए रेप्लिकेट हो गया फिर उसकी ग्रोथ होगी. नो, इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस. सीक्वेंस में होगा, पहले ये होना है, फिर डीएनए रेप्लिकेट होना है, फिर नेक्स्ट ग्रोथ होगी, फिर वो सेल डिवाइड करेगी. ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, यानी कि पहले जीनोम रेप्लिकेट हुआ, देखा आपने, synthesize the other constituent of the cell, और constituent भी synthesize हुए हैं, and eventually divides into 2 daughter cell. इसे हम बोलते हैं सेल साइकिल. ठीक है, इवेंचुअली क्या हुआ, सेल जो है डिवाइड हो गई. अब आप क्या देखेंगे कि जो सेल की ग्रोथ है, सेल में जो ग्रोथ हो रही है यानी कि साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल में होता रहता है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है, ये केवल स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है इन दी सेल साइकिल. ओके, जिसको हम बोलते हैं एस फेज. Then the replicated chromosomes, or we can say the DNA, are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during the cell division. तो ये जो DNA रेप्लिकेट हुआ है ये जो है दोनों सेल में जो डॉटर सेल्स बनेंगे, it will distributed to both the daughter cells. So this is what we call the cell cycle. ठीक है, now we will see तो हम देखते हैं सेल साइकिल. सो लेट अस ड्रॉ, भाई साइकिल है तो एक सर्कल बना लेंगे हम. तो ये सेल साइकिल है, सपोज हम एक सेल की स्टडी कर रहे हैं इन द लेबोरेटरी. ओके, और उस सेल को सपोज हमारी कोई एपिडर्मल सेल है, हमने निकाला और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे डिवाइड हो रही है. तो हमने इसको एक पेट्री डिश पर रखा, इस सेल को. अब इस सेल से 2 सेल बन रहे हैं. सपोज ये सेल 24 घंटे ले रही है 2 सेल में डिवाइड होने के लिए. कितने ले रही है, 24 आवर्स. तो 24 आवर में से 23 आवर्स जो सेल होती है वो रहती है इंटरफेज स्टेज में. ओके, सेल रहती है इंटरफेज स्टेज में. ओनली 1 आवर जो होता है उसमें होता है एक्चुअल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं एम फेज. इसमें होता है एक्चुअल डिवीजन, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं.
एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो 95% जो सेल है वो इंटरफेज में रहेगा। तो हम जब भी सेल की स्टडी करते हैं हम देखते हैं हमें क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो सेल है ज्यादातर अपना टाइम जो है इंटरफेज में जो है व्यतीत करता है। ओके, तो इंटरफेज में अगर हम सेल को देखें तो हमें जो सेल है वो ऐसे दिखेगा। सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें जो हमारा जो डीएनए है वो कुछ ऐसा उलझा पुलझा सा नूडल्स जैसा दिखता है। इज दैट क्लियर? तो इंटरफेज में हमें इसीलिए प्रॉपर क्रोमोसोम्स नहीं दिखते। प्रॉपर क्रोमोसोम्स हम एम फेज में देखेंगे, वो भी मेटाफेज स्टेज में हमें जब स्टडी करनी है, हमें जानना है क्रोमोसोम्स के बारे में, तो हम उसकी स्टडी एम फेज में करते हैं, वो भी एम फेज के मेटाफेज में, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, एक सेल से दो सेल बन रही हैं तो सेल जो है ज्यादातर टाइम अपना इंटरफेज में स्पेंड करता है। तो सेल के दो फेज होते हैं, है ना। फेज कुछ नहीं है, we can say we are divided into two parts, इंटरफेज, एक इंटरफेज में ऐसा दिख रहा है सेल, और हमने दूसरा फेज बना दिया एम फेज। एम फेज में ऐसा होता है सेल, ठीक है। इंटरफेज को पहले क्या है, रेस्टिंग फेज बोला जाता था, बट नो वी कैन नॉट से दिस एंड रेस्टिंग फेज, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इस टाइम पे जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन होने के लिए, ठीक है, डिवाइड करने के लिए अपने आप को सेल जो है प्रिपेयर करता है। तो इस इंटरफेस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है G1, S और G2 फेज में, ठीक है। सो इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, S और G2 फेज। ये है आपका M फेज। ओके, तो जो G1 फेज है वो M और S के बीच का गैप है, G फॉर गैप। ओके, M और S के बीच का गैप है, और G2 जो फेज है वो S और M के बीच का गैप है। इज इट क्लियर? सॉरी। तो जीवन में आप क्या देखोगे, देखो जीवन के बाद एस फेज आ रहा है। एस मतलब सिंथेसिस, यहाँ पे हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी जो है कॉपी बनाता है, यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी बनाता है, ठीक है। तो भाई डीएनए जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें हमें चाहिए कुछ प्रोटीन्स। ओके, ऑब्वियसली वी नो दैट जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे करके रैप किया हुआ होता है ना, लाइक दिस। तो वी नीड हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि भाई रेप्लिकेट हो रहा है तो और हिस्टोन प्रोटीन चाहिए उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, दिस वी नो। डीएनए से आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन्स, आरएनए से जो प्रोटीन्स बनते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस सॉरी उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेंट्रल डोग्मा, और डीएनए से डीएनए का बनना हो गया रेप्लिकेशन। तो भाई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रोटीन चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस आपको गैप 1 में देखने को मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो गैप 1 में सेल जो है बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना। गैप 1 में जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहे हैं और प्रोटीन्स आपकी बन रही है, ठीक है, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है एस फेज, उसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें आपका सेंट्रियोल रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो जो आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है वो तो हो रहा है आपका न्यूक्लियस पे, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस में है। और आपका जो सेंट्रियोल होता है, इस तरीके से दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, इसके पास एमोर्फस मटेरियल होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। इज इट क्लियर? तो सेंट्रोजोम में जो है दो सेंट्रियोल होते हैं, तो ये सेंट्रियोल जो है डिवाइड होते हैं एस फेज के टाइम पे। सेंट्रियोल कहाँ डिवाइड होंगे? साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? कहाँ डिवाइड होंगे? साइटोप्लाज्म में। फिर आता है आपका गैप 2 फेज। गैप 2, अब भाई एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज के लिए भी जो है प्रोटीन्स चाहिए, यहाँ पे भी जब एक्चुअल डिवीजन होगा सेल का उसमें भी कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो जो प्रोटीन्स बनेंगी वो आपके गैप 2 में बनेगी,
ठीक है। सो इधर भी आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। इंटरफेस के 3 फेज है, G1, S और G2 फेज, है ना। तो ये जो सेल जब डिवाइड होगा तो इन फेजेस से गुजरेगा। एक तो होता है इंटरफेस जिसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, और जो नेक्स्ट है वो है M फेज जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन फेज। दिस मच इज क्लियर, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे एम फेज की। जो एम फेज है जिसे हम एक्चुअल डिवीजन फेज बोल रहे हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पी मैट। ठीक है, इसे हम पी मैट से याद रखेंगे, पी मैट, MAT। और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि साइटो मतलब जो साइटोप्लाज्म है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और 2 सेल हमें मिल जाएंगी। एक सेल से हमें 2 सेल मिल देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब पी मैट मतलब पी से क्या हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये हो गया आपका एक्चुअल डिवीजन फेज, जिसमें से मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से जो क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा मेटाफेज स्टेज में। ओके, किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। और इंटरफेज में हमें जो ये डीएनए है ये हमें कैसा मिलेगा, कुचड़ कुचड़ मतलब एक दूसरे से मतलब मिंगल है, ओके, उलझा हुआ है। तो ये जब सपोज एक न्यूक्लियस मैंने बनाया, इसके अंदर जो डीएनए है वो इस तरीके से पड़ा है, और इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ओके, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ना, इस तरीके से बीड्स के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है। ओके, ऐसे बीड्स बनी होगी, उसके ऊपर डीएनए जो है रैप्ड होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। इज दैट क्लियर? तो अभी हम जो डीएनए का अमाउंट है गैप 1 में हम बोलेंगे 2C अमाउंट है। ठीक है, कितना है, 2C। 2C एक्चुअली C फॉर मास ऑफ द डीएनए। इज इट क्लियर? C फॉर मास ऑफ द डीएनए। तो अभी हम सपोज सेल को देख रहे हैं, गैप 1 में हम देख रहे हैं, तो जो डीएनए है उसे हम बोलेंगे 2C। ओके, अब जैसे ही वो एस फेज में एंटर करेगा, राइट, डीएनए क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, लाइक दिस इट विल मेक द कॉपी। क्योंकि भाई उसे 2 सेल बनाने हैं, दोनों सेल में जाना चाहिए वो, तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। अब देखते हो कि जो 2C डीएनए था, अब हम उसे बोलेंगे 4C डीएनए, है ना, डबल हो गया ना, अब 2C से 4C हो गया। तो 4C आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एस फेज में, और G2 में भी आपको 4C ही दिखेगा, है ना, क्योंकि एस फेज के बाद ही तो है G2 फेज, पर आपको G1 फेज में 2C देखने को मिलता है। इज इट क्लियर, डीएनए अमाउंट। अब हम बात करें सपोज कि एस फेज में हमें जो है क्रोमोसोम दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर दिखते तो क्रोमोसोम देखो, यहाँ पे गैप 1 में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये डीएनए सपोज इस तरीके से, है ना, और ये सेंट्रोमियर है। अब इसी को हम एस फेज में देखें तो इससे अपनी कॉपी बना ली है, ऐसे करके इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से दिखेगा, है ना भाई। इसे भी हम क्रोमोसोम बोलेंगे, इसे भी हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर या वी कैन से प्लॉइडी जो है वो सेम रहेगी, दोनों ही क्रोमोसोम है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, उसके डीएनए कंटेंट में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है दैट इज आल्सो डिप्लॉयड, यहाँ पे जो क्रोमोसोम प्लॉइडी है वो भी डिप्लॉयड है, यानी कि प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। ये ध्यान से सुनिएगा, प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम है, ये वाला जो मैंने बनाया, और ये भी क्रोमोसोम है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस क्रोमोसोम ने अपनी जो है कॉपी बना ली, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ओके, जो इसके पास सीक्वेंस था सेम टू सेम उसकी उसने कॉपी बना ली, अभी भी वो डिप्लॉयड ही है, राइट, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये आपकी हो गई सेल साइकिल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एक्चुअल डिवीजन जो फेज है
उसमें आपको क्या क्या दिखेगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया गैप 2 तक। गैप 2 के बाद जो एम फेज में जब एंटर कर रहा है सेल, तो उसमें पहली जो स्टेज है वो है प्रोफेज। ठीक है, सेल की ग्रोथ हो चुकी है, सेल का डीएनए भी डबल हो चुका है। अब हम प्रोफेज में देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये टूटना स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी और ये इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाएगा। ओके, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम इसको लेट प्रोफेज में देखें तो हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुकी है और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये इस तरीके से प्रॉपर अरेंज हो चुका है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। ये हो गई प्रोफेज। फिर हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में आपको प्रॉपर जो कंडेंसेशन हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है कंडेंसेशन, और जो है ये जो क्रोमेटिन मटेरियल ने प्रॉपर शेप ले ली है किसकी, क्रोमोसोम्स की। तो ये सेल है और इसमें जो क्रोमोसोम्स है एक सेंटर में आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं मेटा प्लेट। मेटाफेज की जो प्लेट है बिल्कुल सेंटर में आपको क्रोमोसोम लाई करते हुए दिखेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि 46 क्रोमोसोम है हमारे, ऐसे एक बॉल है, बॉल के अंदर बीच में सब हैंग करे हुए हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल इधर है क्योंकि भाई डुप्लीकेट हो चुका था, एक सेंट्रियोल इधर है, इस सेंट्रियोल से निकल रहे स्पिंडल फाइबर्स और इन स्पिंडल फाइबर्स ने इनको पकड़ा हुआ है क्रोमोसोम्स को। कहाँ से? यहाँ पे प्रोटीन आके लगती है जिसे बोलते हैं हम काइनेटोकोर। यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसे बोलेंगे हम काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर उससे जाके चिपक जाते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाएंगे और क्रोमोसोम को चीर देंगे। इज इट क्लियर? जो कि हम मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज है, क्योंकि एनाफेज स्टेज है, उसमें देखेंगे। एनाफेज स्टेज में यहाँ पे ये सेंट्रियोल था, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है। एक्चुअली नाउ वी कॉल देम सेंट्रोसोम ना, ये सेंट्रोसोम है। तो अब ये क्रोमोसोम जो है ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए ठीक है। तो ये जो होता है ना सेंटर में, ये सेंट्रोजोम है, और ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, सेंट्रोजोम क्या है? सेंट्रोजोम कुछ नहीं है, सॉरी सेंट्रोजोम नहीं, सेंट्रोमियर की बात कर रही हूँ मैं। देखो सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे जो है क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, तो एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, दबा हुआ है यहाँ से क्रोमोसोम। हालांकि है वो डीएनए ही, वो भी रेप्लिकेट हुआ है। यहाँ पे भी जो सेंट्रोमियर है वो रेप्लिकेट हुआ है, इसका डीएनए भी रेप्लिकेट होता है। ठीक है, अब हमें एक क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है जो कि मेटाफेज में दिख रहा है। अब यहाँ पे आप एनाफेज में देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? इसको आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इज इट क्लियर? तो क्रोमोसोम तो ये भी है और ये भी क्रोमोसोम है, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक ये है एक ये है, तो सिस्टर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे केवल एक ही क्रोमेटिड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक क्रोमोसोम है, या फिर हम कह सकते हैं एक क्रोमेटिड है। और यहाँ पे क्या कहेंगे? एक क्रोमोसोम है और दो क्रोमेटिड है। वाली बात कुछ समझ में आया? ठीक है, क्रोमोसोम हमें दोनों, ये भी क्रोमोसोम है ये भी क्रोमोसोम है, भाई दोनों ही क्रोमोसोम है, बस डिफरेंस ये है कि इसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये मेटाफेज में देखने को हमें मिला है। एनाफेज में देखेंगे तो ये क्रोमोसोम जो है स्प्लिट हो गए हैं, इसके जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स वो स्प्लिट हो गए हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग सेल में जाना है, तो यहाँ पे स्प्लिट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ है और ये जो इसकी टेल्स है ये पीछे की तरफ है ना, हैंगिंग, झूलती हुई। इज इट क्लियर? तो ये होगी एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में आप क्या देखोगे?
देखो मेटाफेज स्टेज में आप बता सकते हो कितने क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पे हमें कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ऐसे करके हमें 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे, है ना। इज इट क्लियर। और कितने क्रोमेटिड्स दिखेंगे, देखो आप हर एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड है, समझ गए। तो 46 का डबल कर दो तो हम कह सकते हैं 92, राइट। तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और 92 क्रोमेटिड्स हैं। अगर मैं एनाफेज में पूछूं तो कितने क्रोमोसोम्स हैं, देखिए 46 क्रोमोसोम, भाई ये भी तो क्रोमोसोम ही है और ये भी क्रोमोसोम है, तो भाई स्प्लिट हो गए क्रोमोसोम्स, तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 46 92। तो एनाफेज में आपको 92 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और 92 भी आपको क्रोमेटिड्स मिलेंगे। तो ये हो गई एनाफेज की कहानी। इसके बाद होती है टीलोफेज। टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा होता है, यानी कि अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो है ये जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल था वो अब जो है कंडेंस हो चुका था, वो डी कंडेंस हो गया है ना, ये हो गया डी कंडेंस। और आपके जो ऑर्गेनेल्स थे कुछ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हुआ, आपका गोल्गी एपरेटस हुआ, ये सब डिसइंटीग्रेट हो गए थे, ये वापस रीफॉर्म हो जाएंगे टीलोफेज स्टेज में। टीलोफेज स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अभी तक ये जो स्टेज देख रहे थे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा था, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, क्या बोलते हैं, कैरियो। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये सेल जो है ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करती जाएगी, अंदर की तरफ घुसती जाएगी और अल्टीमेटली हमें 2 सेल देखने को मिल जाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, हमें 2 सेल देखने को मिलेंगे। आई होप ये सब क्लियर हुआ आपको। ये अभी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है, अब हम डिटेल में इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल क्लियर है। सेल साइकिल में हमने क्या देखा कि सेल साइकिल इंटरफेज और एम फेज 2 में डिवाइडेड है। इंटरफेज का गैप 1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, तो 3 फेज आपको इंटरफेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये है नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है एंड फेज। एम फेज के जो फेज है वो ये है प्रोफेज, पीमैट से हमने याद किया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसके बाद जो है सेल का क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ बताना चाहेंगे, वो ये कि जो कुछ सेल्स होती है, जैसे हमारी हार्ट की सेल्स है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो कभी भी जो डिवाइड नहीं करेंगे, बन गए तो बन गए, उसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि वो हमेशा एक फेज में रहते हैं, जिसे बोलते हैं जी नॉट फेज। ओके, जी नॉट फेज यानी कि क्विसेंट फेज है, राइट। यहाँ पे ये जो सेल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इट इज इनएक्टिव स्टेज, ओके, जी नॉट स्टेज। अब जैसे हमारा गट की सेल है, हमारी एपिथेलियल सेल है, तो जब भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, ये सेल वैसे तो जी नॉट फेज में एंटर हो जाती है, लेकिन देखो गैप वन से वो जी नॉट फेज में एंटर हो जाती है, ओके, यानी कि गैप 1 फेज में ही होती है वो, ओके। नाउ बट दे आर नॉट डिवाइडिंग, तो हम कह सकते हैं वो जी नॉट फेज में एंटर कर रही है। अब जब भी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, हमारी गट की सेल्स खराब हो गए हैं, उसे और सेल बनाने हैं, तो वापस से वो जब भी रिक्वायरमेंट है वापस से वो नेक्स्ट फेज में आ जाएंगे, यानी कि वो सेल साइकिल में एंटर कर जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, चलिए एनसीईआरटी रीड करते हैं। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है 24 घंटे में इज स्टडीड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर में, हम अगर इसकी स्टडी करें तो ये सेल डिवाइड करते हैं एक बार इन 24 आवर्स, ठीक है, एक बार डिवाइड करेंगे 24 घंटे में। हाँ, लेकिन ये ड्यूरेशन जो उसमें दिया हुआ है कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम किस सेल की बात कर रहे हैं, अपनी सेल की बात करें या एलिफेंट की सेल की बात करें या किस ऑर्गेनिज्म की सेल की बात करें या रैट की बात करें, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की, राइट, वो वेरी करेगा। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टू सेल ऑल्सो वेरी, हम जैसे एपिडर्मल सेल की बात कर रहे हैं या हम अपने आरबीसी की बात कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। यीस्ट का अगर एग्जाम्पल लें तो यीस्ट की जो सेल साइकिल है वो 19 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि यीस्ट को एक सेल से 2 सेल बनानी है तो वो कितने मिनट लेगी, इट विल टेक 90 मिनट्स ओनली, राइट। तो सेल साइकिल है वो डिवाइड है 2 फेजेस में, जो कि हम देख चुके हैं,
इंटरफेस एंड एम फेज, दो में डिवाइडेड है। तो एम फेज को वो फेज बोलते हैं जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है, राइट। ये हमने देख लिया कि एक्चुअल डिवीजन किसमें होता है, एम फेज में, और इसे हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। Now, it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour और इंटरफेस जो है 95% तक है। क्या कह रहा है कि जो हमारी सेल डिवाइड कर रही है, तो जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, अगर सेल हमारे 24 घंटे ले रही है तो एक्चुअल डिवीजन एक ही घंटे का होता है, बाकी जो सेल है 95% जो सेल हमारा किस में रहता है, इंटरफेस स्टेज में, right? 95% of the duration of the cell cycle, the cell remains in interphase stage. Is it clear? तो सबसे ज्यादा सेल जो है इंटरफेस स्टेज में ही रहेगा। Sorry. So M phase starts with the nuclear division. जब हमने एम फेज की बात की, हमने देखा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज, है ना। तो उसको हम बोलेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है ना। और यूजुअली एट द एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे हम साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज को हम इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, लेकिन ये वो समय होता है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, ओके, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस टाइम पे सेल की ग्रोथ हो रही है और डीएनए अपना अमाउंट 2C से 4C कर देता है, जो कि हमने अभी देखा एक मैनर, इन ऑर्डर मैनर। ये इंटरफेस को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है 1, 2, 3, ये तीन फेज है, G1, S और G2 फेज। तो G1 S फेज और G2 फेज में डिवाइड किया गया है इंटरफेस। G1 गैप 1 है, G2 है, सॉरी S फेज है सिंथेसिस फेज, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और गैप 2 हो गया, G2 फेज इज द गैप 2 फेज। तो पहले हम G1 फेज में देखते हैं क्या होता है। G1 फेज में हमने देखा कि जो सेल है इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोस। तो हमने देखा गैप 1 में सेल क्या कर रहा था, बहुत ही एक्टिव था, उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा था, प्रोटीन्स बन रहे थे, क्योंकि एस फेज में हमें डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रोटीन्स वगैरह और बन रहे हैं। लेकिन क्या नहीं हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कब होता है, एस फेज में, ओके। सो इन दिस फेज यू विल फाउंड डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होगा, और ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज डबल्स, यानी कि 2C से 4C हो जाएगा अमाउंट। इज दैट क्लियर? बट हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड था, 2n नंबर था G1 में, इवन आफ्टर एस फेज वो डिप्लॉयड ही है, जो कि हमने आपको दिखाया था कि इमेजिन करिए कि आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं G1 में, तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ये है इसका डीएनए। और इसी सेल को अगर हम आपको दिखाएं आफ्टर एस फेज, तो इसका जो कंटेंट है वो डबल हो चुका है, यू कैन सी लाइक दिस, राइट। तो दोनों ही क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम में डिप्लॉयड ही है। और यहाँ पे आपको एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होने को भी दिख जाएगा, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है सेंट्रियोल, डीएनए डुप्लीकेट होता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसके पास नेक्स्ट फेज था G2 फेज। G2 फेज में सेल क्या कर रहा है, सेल्स आर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, जो माइटोसिस होने के लिए जरूरी है, क्योंकि माइटोसिस में देखो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं इस तरीके से, जो क्रोमोसोम को स्प्लिट करेंगे, वो एक्चुअली ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन कब बनेगी, गैप 2 में बन जाएगी, पहले तो बनेगी ना वो, गैप 2 में बन जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, आपकी प्रोटीन्स बन रही है। तो गैप 2 और गैप 1 फेज समझ गए आप। गैप 1 फेज में के भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, गैप 2 में भी यही हो रहा है। एस केस में आपको याद रखना है सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। ये आपने देख लिया कि सम सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हार्ट सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं होते ओकेजनली एज नीडेड टू, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells, और many other cells ऐसे होते हैं
जो ओकेजनली डिवाइड होते हैं, यानी कि जब जरूरत होती है तभी वो डिवाइड होते हैं। जैसे कि कभी कोई इंजरी हो गई है ना, कोई लॉस्ट हो गया सेल, तो इंजरी हो गई, सेल की डेथ हो गई, तब वो सेल जो है वापस डिवाइड हो जाएंगे। सो दीज सेल्स दैट डू नॉट फर्दर डिवाइड, G1 फेज से एग्जिट होके वहां से हटके कहाँ चले गए, वो इनएक्टिव स्टेज में चले गए हैं, जिसको बोलते हैं हम क्विसेंट स्टेज यानी कि G0 स्टेज। ओके, ये G0 स्टेज है सेल साइकिल की। इस स्टेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, यानी कि वो डिवाइड नहीं होगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। ओके, फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक उससे कहा नहीं जाए, जब तक उसे हम कहेंगे नहीं तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा, जब तक हमारे बॉडी उसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए एनिमल्स में जो माइटोसिस हो रही है, ओके, एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, राइट। अब हम डिप्लॉयड सेल की बात करें, जैसे हमारा एग है, ये स्पर्म है भाई, इसमें तो ऑलरेडी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आधे क्रोमोसोम्स हैं, 46 के आधा कितना हुआ 23, यहाँ पे 23 ही है। अब इसमें क्या होगा, जो माइटोसिस होगी वो इसमें नहीं होगी। माइटोसिस किसमें होती है? सोमेटिक सेल्स में, जो कि डिप्लॉयड है। ओके, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही माइटोसिस होती है इन एनिमल्स की बात करें। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज। ओके, जो मेल हनी बीज होते हैं इनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो फीमेल हनी बी होता है उसमें होते हैं 36 क्रोमोसोम्स। भाई अब मेल को स्पर्म बनाने हैं तो भाई ये 16 क्रोमोसोम्स के आधे तो करेगा ही नहीं ना, नहीं करेगा ना। ऑब्वियसली इसे जब स्पर्म बनाने तो माइटोसिस करेगा ना, क्योंकि भाई इसे जो है ये क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रखना है ना, इसमें भी 16 ही रखना है, राइट। तो इसमें माइटोसिस होगी। तो ज्यादातर माइटोसिस एनिमल के केस में डिप्लॉयड सेल्स में होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका मेल हनी बीज। ओके, फीमेल को अगर अपने एग बनाने हैं तो यहाँ पे मियोसिस होगी, क्योंकि एग में जो है 16 क्रोमोसोम आने चाहिए एक एग में, तो आधे करने हैं, आधे कर रहे हैं ना, तो 36 का आधा कब कैसे करोगे? मियोसिस होके। माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होता है ना, जितने क्रोमोसोम एक सेल में है उतने ही नेक्स्ट में होंगे, इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस, रिमेंबर दिस। नाउ अगर हम प्लांट्स की बात करें, plants can show mitotic division in both haploid and diploid cell. This is very important कि plants में mitosis जो है आपको दोनों सेल्स में देखने को मिलेगी, हैप्लॉइड सेल्स में भी और डिप्लॉइड सेल्स में भी। ये हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था जब प्लांट्स में, तब हमने ये देखा था, है ना। क्या देखा था कि प्लांट में दो स्टेज होती है, स्पोरोफाइट, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ जिससे आपको याद आ जाए। एक होती है गैमेटोफाइट। अब आपको पता है स्पोरोफाइट होती है डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइड, है ना। जो स्पोरोफाइट बॉडी है प्लांट की वो डिप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट से में स्पोर्स बनेंगे, तो भाई डिप्लॉइड से जो स्पोर्स बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगी? मियोसिस होगी, ठीक है, ये बन गए स्पोर्स। अब स्पोर्स से बनना है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट तो ऑलरेडी हैप्लॉइड ही है, तो स्पोर्स में क्या होगा? माइटोसिस, है ना। माइटोसिस होगी, एक ये हैप्लॉइड सेल है, एक सेल से दूसरी हैप्लॉइड सेल बनेगी, तीसरी बनेगी, एंड सो ऑन, गैमेटोफाइट बॉडी बन जाएगी। अब गैमेटोफाइट में बने गैमीट्स, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। अब भाई गैमीट बन गए, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बना रहे हो, गैमीट्स तो हैप्लॉइड ही होते हैं ना, तो क्या कराओगे यहाँ पे? माइटोसिस ही कराओगे, मियोसिस तो कराओगे नहीं, आधे तो आधे के आधे तो कराओगे नहीं, है ना, n/2 तो कर नहीं दोगे। तो गैमीट्स हो गए फ्यूज, यहाँ बन गया आपका जाइगोट। अब जाइगोट से स्पोरोफाइट बनना है, अब जाइगोट से जब स्पोरोफाइट बनना है, जाइगोट हो गया आपका डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाओगे तो क्या कराओगे भाई? डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाओगे, माइटोसिस ही कराओगे ना। तो आप क्या देख रहे हो कि प्लांट में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है वो दोनों बॉडी में हो रहा है, हैप्लॉइड में भी हो रहा है, डिप्लॉइड में भी, दोनों सेल्स आपको देखना है कि माइटोसिस हो रहा है।
यहाँ पे आपने देखा कि ये हैप्लॉइड सेल्स से माइटोसिस करा रहे थे, यहाँ जाइगोट जो था डिप्लॉइड सेल्स था ये माइटोसिस करा रहे थे। इज इट क्लियर? लेकिन आप अगर एनिमल्स के केस में देखोगे तो जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है वो ज्यादातर डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही देखने को मिलेगा। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप सो। सॉरी। अब हम आते हैं एम फेज, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन फेज जो है, और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्यों बोलते हैं? क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी रिमेन्स द सेम। यानी कि इस सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो जो नेक्स्ट सेल जो बन रही है इससे उसके अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम्स होने चाहिए। भाई इक्वल हो रहे हैं, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन है। अब क्या है, फॉर अवर कन्वीनियंस हमने माइटोसिस को हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो रही है उसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages। क्या कह रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है कि मेटाफेज में बिल्कुल सेंटर में आके क्रोमोसोम और एनाफेज में बिल्कुल अलग अलग हो गए, बिल्कुल क्लियर कट चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। हालांकि ये सब स्टेज से क्रोमोसोम पास होगा लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर कट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया है जिससे हम इसकी स्टडी अच्छे से कर सकें। तो पहली जो स्टेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्रोफेज। पीमैट से प्रोफेज से हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी। तो प्रोफेज पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। ओके, पहली स्टेज है ये। और माइटोसिस फॉलोज द SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज, राइट। तो हमने सेल साइकिल में क्या देखा था, G1 S G2 फिर आपके आगे प्रोफेज। ओके, तो S और G2 फेज को ये फॉलो कर रही है प्रोफेज। नाउ इन द S and G2 फेज द न्यू DNA molecules formed are not distinct but intertwined। हमने यहाँ तक देखा था, ये पूरी स्टेज में हमने जो DNA देखा था वो ऐसे उलझा पुलझा कुछ पड़ा हुआ था, है ना, जहाँ तक सेल इसी स्टेज में रहता है। प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो अब ये उलझा पुलझा जो क्रोमोसोम दिख रहा है ये प्रॉपर आपको ऐसे कंडेंस होता हुआ प्रोफेज स्टेज में दिख जाएगा, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो भाई ये उलझे हुए थे, टैंगल थे, अब ये अनटैंगल हो जाएंगे। The centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase, जो हमने देखा S phase में सेंट्रोसोम डिवाइड किया था, यानी कि सेंट्रियोल जो थे ना, 2 सेंट्रियोल होते हैं एक सेंट्रोसोम में, डिवाइड करे थे। अब ये मैंने बताया था आपको साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डिवाइड करे थे, राइट। ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। तो ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। एक सेंट्रियोल यहाँ आ गया तो दूसरा इस साइड आ जाएगा, अपोजिट पोल्स पे आएंगे और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। Now begins to move towards opposite pole of the cell. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events। अब आपको प्रोफेज में क्या दिखेगा, एक तो ये दिखेगा कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस होना शुरू हो गया है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। अब आपको क्रोमोसोम्स बनने दिखने लग जाएंगे प्रोफेज स्टेज में। अब देखिएगा क्रोमोसोम जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर बाय एट द सेंट्रोमियर। तो जो क्रोमोसोम्स हमने बताया कि वो एक सेंट्रोमियर पे ऐसे 2 क्रोमोसोम अटैच होते हैं, राइट। हालांकि जो सेंट्रोमियर है वो भी डिवाइड किया हुआ है लेकिन एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये क्या है, इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं इस क्रोमोसोम के, अरे क्या, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं और ये एक जैसे हैं तो इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। Centrosome which had undergone duplication during interphase being moved towards the opposite pole। और दूसरा काम हमने क्या देखा कि जो सेंट्रोसोम्स थे वो अपोजिट पोल्स पे देखने को मिल जाएंगे। और हमें ये पता है कि each centrosome radiates out microtubules called esters। अब इस सेंट्रोसोम से ऐसे निकलती हुई रेडिएशन से दिखेंगी जिनको हम बोलेंगे क्या, एस्टर्स।
स्टार की तरह रेडिएशन से निकलती हुई दिखेंगी। ओके, द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स द माइटोटिक एपरेटस। तो ये दो एस्टर जो है मिलके स्पिंडल फाइबर बनाती हुई क्या बनाएंगी, ये दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म माइटोटिक एपरेटस बना देंगी। इज इट क्लियर? माइटोटिक एपरेटस बन चुका है। अब आप प्रोफेज के एंड में आप देखोगे कि हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये दिखना बंद हो जाएंगे। ये जो है वेसिकल्स के फॉर्म में सेल में बैठे रहते हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाद में रीफॉर्म हो जाएंगे टीलोफेज स्टेज के, टीलोफेज स्टेज में, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखेंगे प्रोफेज के एंड में। प्रोफेज क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मेटाफेज के पास। मेटाफेज में क्या दिखेगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप जो ये जो वॉल होती है न्यूक्लियस की, ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, पूरी तरह से टूट गई है। Nuclear envelope marks the start of the second phase of the mitosis. Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell. अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो निकल के बाहर आ गए हैं, ठीक है। इमेजिन करिए ये टूट गई है और जो एक सेल है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो निकल के बाहर आ गए हैं। By this stage, condensation of chromosome is completed. तो क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं, ओके। क्रोमोसोम पूरी प्रॉपर शेप ले चुके हैं और यही एक टाइम ऐसा है जिसमें आप पढ़ सकते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसी टाइम में ज्यादातर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी की जाती है। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि दो क्रोमेटिड्स जो हैं एक held together by the centromere, ये सेंट्रोमियर है, इससे दो क्रोमेटिड्स जो हैं जुड़े हुए हैं। दो क्रोमेटिड्स है और एक क्रोमोसोम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके बाद अलावा आपको यहाँ पे डिस्क शेप की स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, या फिर डिस्क शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे बोलेंगे काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं एक्चुअली वो इसी काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ओके। These structures serves as a site for the attachment of the spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole, and the sister chromatid connected by the kinetochore to कुछ नहीं है। ये क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है वो सारे सेंटर में आ गए हैं और ये जो क्रोमेटिड है, जैसे ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, तो यहाँ से एक तो ये पकड़ के ले जाएगा और एक यहाँ से स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो एक इधर से कनेक्टोकोर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट पोल्स में लेके चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमेटिड्स को, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स में खींच लेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम फट जाएगा, ऐसे सोच लीजिए, क्रोमोसोम जो है फट जाएगा बीच में से। तो ये क्रोमोसोम यहाँ से फट गया है। The plane of alignment of chromosome at metaphase is refers to as metaphase plate. मैंने आपको बताया कि जो एक सर्कल है, आप इमेजिन करो सेंटर में सारे क्रोमोसोम लटके हुए हैं, तो वो प्लेट को हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, राइट। अब मेटाफेज के की फीचर्स क्या है कि एक तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए किससे, यहाँ पे प्रोटीन है काइनेटोकोर बोलते हैं उससे। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both the poles. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि सेंटर में तो सारे क्रोमोसोम्स हैं। इमेजिन करिए कि ये सारे 46 क्रोमोसोम है, इमेजिन इट, सारे के सारे बीच में आ गए सेंटर में और सब अपोजिट पोल से आपके स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ से जो कि इसको अपोजिट पोल्स पे खींच लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये इनके जो क्रोमेटिड थे, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, है ना। क्रोमेटिड को अब हम नेक्स्ट स्टेज में क्रोमोसोम ही बोलेंगे, याद रखिएगा, अभी मैं बताती हूँ। अब देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली and the two daughter chromatids
now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei। तो क्या देखेंगे आप कि जो मेटाफेज में सेंटर में थे अब वो खिंच रहे हैं, अपोजिट पोल्स पे खिंचे चले आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे भाई, ये दोनों बहन बहन थे ना, एक संग लगे हुए थे ना इस तरीके से, एक तो इधर चला गया एक इधर चला गया, है ना, तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स चिर गए, फट गए, अलग अलग चले गए अपोजिट पोल्स पे, राइट। अब इस स्टेज पे आप क्या देखोगे कि 46 क्रोमोसोम तो यहाँ आ गए, 46 क्रोमोसोम नेक्स्ट पोल पे आ गए, तो टोटल इस सेल में अभी कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे आपको? 46 + 46 92 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। सिमिलरली यू विल फाउंड 92 क्रोमेटिड्स आल्सो। समझ गए? ये क्रोमेटिड ही तो है, ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए ना, क्रोमेटिड तो क्रोमोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। So begin their migration towards their opposite poles. As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole. तो पोल की तरफ तो आपको सेंट्रोमियर दिखेगा, and hence leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. तो लीड कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर, और पीछे की तरफ लटकी हुई क्या है? टेल्स है। टेल्स सॉरी आर्म्स जो है क्रोमोसोम की आर्म्स जो है वो लटकी हुई हैं, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड, राइट। तो ये जो आर्म्स दिख रही है आपको क्रोमोसोम की, दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड। तो इस तरीके से आपको एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स दिखते हैं। तो इस फेज में क्या, स्टेज में क्या हुआ? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर चढ़ गया है, एंड क्रोमेटिड्स जो थे वो अलग अलग हो चुके हैं। क्रोमेटिड्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स अलग अलग अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। अब आते हैं टेलोफेज पे। At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense. अब जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे थे अच्छे से वो डीकंडेंस हो गए, अब वो क्रोमोसोम फिर से कैसे हो गए? कुचड़ मुचड़ हो गए। ओके, इस तरीके से गुच्छा बन गया अपोजिट पोल्स पे, और उनके दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एट ईच सेट। अब नहीं दिखाई देंगे क्रोमोसोम्स आपको ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच पोल। तो अब आपको क्या दिखेगा? ये क्रोमेटिड मटेरियल दिखेगा। ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिड मटेरियल है नाउ। दिस इज द स्टेज व्हिच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। तो क्रोमोसोम जो है क्लस्टर में दिख रहे हैं आपको, झुंड में दिखेंगे, है ना, क्रोमेटिड मटेरियल की तरह दिखेंगे, और उनकी आइडेंटिटी जो है अब लॉस्ट हो चुकी है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। तो ये मैंने न्यूक्लियर एनवेलप बना दिया है क्रोमोसोम्स के चारों तरफ, न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है। अब न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स या जो पहले जो है डिसइंटीग्रेट हो गए थे, है ना, वेसिकल्स बन गए थे, अब वो फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे। तो इससे निकलता हुआ क्या आ जाएगा? इससे निकलता हुआ आपका आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और आपका जो गोल्गी एपरेटस है वो सब फिर से बनने चालू हो जाएंगे। तो ये एक सेल है। अब इसके बाद जो है सेल क्या करेगा? साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा टेलोफेज के बाद। ठीक है, तो लेट अस सी, काइरोकाइनेसिस हो चुकी है, बट द सेल itself is divided into two daughter cells by the separation of the cytoplasm called cytokinesis, and at the end of which the cell division gets completed. तो यहाँ पे अब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इमेजिन करिए कि यहाँ पे सेंटर में एनिमल सेल में क्या होता है कि यहाँ पे फरो बनता जाता है इस तरीके से, धीरे धीरे पास आती जाएगी मेम्ब्रेन और ये फ्यूज हो जाएगी, और अल्टीमेटली यू विल गेट टू सेल्स। So in an animal cell, this is achieved by appearance of furrow in the plasma membrane. तो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इसमें आपको फरो दिखेगा, पास पास वो चिपक जाएगी। ओके, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल मूवमेंट, सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना, सेंट्रीपिटल। फरो गहरा होता जाएगा and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. ठीक है, फरो गहरा होता गया और सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो गई है। अब हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में जो सेल डिवाइड करती है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो डिवीजन हो रहा है वो कुछ अलग तरीके से होता है। प्लांट में सेल प्लेट बनेंगे, देखिए
प्लांट सेल हाउएवर आर enclosed by a relatively inextensible cell wall होती है प्लांट में, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism. इनमें सेल वॉल होती है, इसीलिए इनमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है वो कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा. So in plant cell wall formation starts in the center. देखिए ये सेल वॉल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. यहाँ पे प्लेट्स ही बननी चालू हो जाएंगी सेंटर में. ओके, इन प्लांट सेल wall formation starts at the center of the cell and goes outward to the meeting exit. तो सेंटर से सोचो, यहाँ से ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. ओके, बाहर की तरफ ये सेल जो है अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड होगी. The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plates that represent the middle lamella between the walls of the two adjacent cells. तो इस तरीके से बीच में से ये डिवाइड होगी और यहाँ पे ये बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं मिडल लैमेला. ठीक है, तो एक सेल दूसरी सेल से मिडिल लैमेला से ही जुड़ी हुई होती है. ठीक है, इसके अंदर जो एक और सेल होती है, वॉल होती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल. ओके, दिस इज प्राइमरी. इसके अंदर भी प्राइमरी सेल वॉल है और ये जो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, एक्चुअली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मिडिल लैमेला. ओके, तो ये पूरी ही सेल वॉल कहलाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला. Right, at the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cells. तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ. अब भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह थे वो भी इक्वली जो है दोनों सेल में पहुंच जाते हैं. भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है ना, सेल्फ डिवीजन हो सकता है उसमें, तो बाइनरी फिजन से डिवाइड कर जाता है और दोनों सेल में पहुंच गया वो इक्वली. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. ठीक है, यानी कि एक सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस था, उससे दो न्यूक्लियस बने, दो से तीन बने, तीन से चार बने, लाइक दिस. न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो से चार बने, चार से आठ बने, लाइक दिस. तो अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है. तो एक सेल के अंदर, ये एक सेल है, इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन है, इसको बोलते हैं सिनसाइटियम. ओके, तो इससे ऐसी कंडीशन आपको फंगस में देखने को मिल जाएगी, कई सारी फंगस में, है ना. और ऐसे जो एंडोस्पर्म होता है ना, कोकोनट का जो लिक्विड आप पीते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है. ओके, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिल जाएंगे क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड नहीं हुआ है. इज दैट क्लियर? साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई है और जिसको हम बोलते हैं सिनसाइटियम. ओके, इज इट क्लियर? Now we will see the significance of mitosis. यानी कि माइटोसिस का यूज क्या है. ओके, लेट अस सी. माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको, इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल. ये हमने देखा माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होता है. ओनली हाउएवर इन सब केसेस हमने देखा प्लांट्स में, अभी हमने देखा कि माइटोसिस हैप्लोइड सेल्स में भी होता है ना. अब जैसे कुछ इंसेक्ट्स से अभी हमने बी में देखा था, हनी बीज, मेल हनी बीज में भी होता है, तो वो एक एक्सेप्शन है. इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू स्टडीड अबाउट हैप्लोइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स? छोड़ो, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, है ना. कि माइटोसिस जब होती है, जब दो सेल्स बनती हैं, तो जो जेनेटिक कंटेंट है ना, जो डीएनए है या जो भी क्रोमोसोम्स है, वो इक्वली जाते हैं. आधे तो होते नहीं है, इक्वली जाते हैं. तो द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, है ना. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से हो रही है. सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूट. देखो एक सेल है, सेल की ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म वगैरह, साइटोप्लाज्म कंटेंट उसका इंक्रीज हो रहा है ना. सो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है वो एक सेल का एक प्रॉपर रेशियो होता है.
कि इतना साइटोप्लाज्म है, इतना इतना न्यूक्लियस ने जगह ले ली, इतना साइटोप्लाज्म में। अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया है तो भाई उस सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उस सेल को डिवाइड होना पड़ेगा, जिससे कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो बना रहे। ओके, तो इसीलिए सेल को डिवाइड होना जरूरी होता है टू रीस्टोर द न्यूक्लियो-साइटोप्लाज्मिक रेशियो। A very significant contribution of mitosis is cell repair. कोई भी सेल खराब हो गई है, सेल की रिपेयर में माइटोसिस ही हेल्प करेगी। आपकी एपिडर्मल सेल खराब हो गई, आपका पैंक्रियास का सेल खराब हो गया है, तो दूसरी सेल माइटोसिस से ही तो बनेगी, है। तो एपिडर्मल सेल्स या सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, आपके ब्लड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बनते हैं तो माइटोसिस से ही तो बनेंगे। Mitotic division in the meristematic tissues, the apical and the lateral ganglion result in the continuous growth of the plant throughout their life. तो आप प्लांट्स में देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो बिल्कुल एपिक्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है, इनमें क्या माइटोसिस होती रहती है। तो आपको पता है कि प्लांट की अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है उसमें ग्रोथ, है ना। ऐसे ही इसकी गिर्थ बढ़ती रहती है। कैम्बियम, यहाँ पे जो कैम्बियम होता है उसके सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, तो उसकी गिर्थ बढ़ाती रहती है प्लांट की। माइटोसिस से ही तो हो रही है ग्रोथ, किससे हो रही है? माइटोसिस से हो रही है। So this is all about for today. Thank you for watching this lecture. और हम आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें मियोसिस कवर करेंगे। थैंक यू।